चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचे 6 दिन बीत चुके हैं और अब इसरो ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें लैंडर चांद पर उतरता दिखाई दे रहा है। लैंडर के इमेजर कैमरे ने HD वीडियो क्वालिटी का वीडियो शूट किया है। चंद्रयान 3 ने जब नीचे उतरना शुरू किया तो चांद चक्कर लगाता साफ दिखाई दे रहा था। चांद की सतह पर छोटे बड़े गड्ढे और खाइयां भी दिखाई दे रही हैं। कुछ ही मिनट के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच जाता है और चांद की सतह और उसमें मौजूद क्रेटर साफ दिखाई देने लगते हैं। और कुछ ही सेकंड बाद वो पल आता है जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर जाता है। लैंडर जब चांद की सतह पर लैंड कर जाता है तब कुछ घंटों के बाद रोवर उसमें से बाहर चांद की सतह पर रैंप के जरिए उतरता है। कुछ देर पहले चांद पर मौजूद प्रज्ञान रोवर ने धरतीवासियों को मैसेज भेजा है। रोवर के मैसेज से ऐसा लगता है कि चांद के रहस्य से जुड़ी उसे कोई बड़ी जानकारी हाथ लगी है। रोवर ने अपने मैसेज में लिखा है कि पृथ्वीवासियों हेलो, मैं चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं चंद्रमा के रहस्यों को बेपर्दा करने की राह पर हूं। मैं और मेरा दोस्त विक्रम लैंडर एक दूसरे के संपर्क में हैं। हमारी सेहत बहुत अच्छी है। द बेस्ट इज कमिंग सून, यानी बेहतरीन खबर जल्द आ रही है। तो ये रोवर की तरफ से मैसेज सामने आया। लैंडर से नीचे उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चल रहा है, लेकिन उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 6 दिनों में प्रज्ञान रोवर अभी तक सिर्फ 12 मीटर ही चल पाया है, जबकि इसरो ने रोवर के लिए रोज 30 मीटर चहलकदमी की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा अब तक हो नहीं पाया है। प्रज्ञान रोवर एक बार में सिर्फ 5 मीटर तक चल सकता है। इस दौरान उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रज्ञान रोवर को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो तो उसे पहले वहाँ की जमीन, रोशनी, तापमान और दूसरी अहम चीजों को परखना पड़ता है। यही नहीं, आगे कोई खतरा या बाधा तो नहीं है, इसका भी उसे ख्याल रखना होता है। जैसे 27 अगस्त को रोवर के नेविगेशन कैमरे में 3 मीटर दूर एक 4 मीटर डायमीटर का गड्ढा दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलते ही उसने अपना पाथ यानी रास्ता बदल लिया। ऐसा करने में उसे काफी वक्त लगा, क्योंकि प्रज्ञान रोवर को आगे बढ़ने या रुकने के सभी निर्देश इसरो के कमांड सेंटर से ही जाते हैं। बेंगलुरु में कमांड सेंटर से ही चांद के हालात को भी परखा जाता है और फिर वो निर्देश प्रज्ञान रोवर को भेजे जाते हैं। प्रज्ञान रोवर का संदेश कमांड सेंटर तक पहुंचने और कमांड सेंटर का संदेश रोवर तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है। कम्युनिकेशन की मुश्किलों की वजह से ही अगर रोवर को 1 इंच भी आगे बढ़ना हो तो उसमें 5 घंटे का भी वक्त लग सकता है। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर का साइज भी काफी बड़ा नहीं है। रोवर से डेटा भेजने की रफ्तार भी सीमित है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर सीधा बेंगलुरु के कमांड सेंटर से बात नहीं कर सकता है। वो सिर्फ चांद की सतह पर खड़े विक्रम लैंडर से ही बात कर सकता है, यानी संपर्क कर सकता है। इमेज लेके पहले पृथ्वी पे उसको भेजा जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद हम यहाँ से कमांड देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि रोवर अपना डेटा पहले लैंडर को भेजता है, फिर लैंडर उस सूचना को इसरो के कंट्रोल रूम को भेजता है, या यूं कहें कि इसरो का कंट्रोल रूम लैंडर में आए डेटा को डाउनलोड करता है। कंट्रोल रूम में मौजूद इसरो के वैज्ञानिक उस डेटा का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद अगले कदम का फैसला लैंडर को भेजते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है। इसरो के वैज्ञानिकों की कोशिश है कि बचे हुए दिनों में रोवर 300 से 400 मीटर की दूरी तय कर सके। प्रज्ञान रोवर को चांद पर चलता हुआ देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन चांद की सतह पर रोवर की चहलकदमी की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। हम आपको बता दें कि रोवर प्रज्ञान के चांद की सतह पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कई फेजेस होते हैं। रोवर सबसे पहले अपने रास्ते की प्लानिंग करता है। रोवर के ऑनबोर्ड कैमरा आगे के रास्तों की तस्वीरें खींचते हैं और रोवर में लगे सेंसर अगली जगह के तापमान और वातावरण का डेटा जुटाते हैं। इस डेटा को रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर को भेजता है। विक्रम लैंडर रोवर से मिले डेटा को इसरो कमांड सेंटर भेजता है। लैंडर के डेटा को बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर में डाउनलोड किया जाता है और उसके बाद डेटा से डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाया जाता है। फिर इसरो की ग्राउंड और मैकेनिज्म टीम तय करती है कि किस रास्ते पर रोवर को जाना है। रास्ता सेफ है, ये यकीन होने पर ही इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को कमांड देते हैं। लैंडर इसरो से मिले निर्देश को रोवर को भेजता है। निर्देश मिलने के बाद ही रोवर फिर आगे बढ़ता है। रोवर का नेविगेशन कैमरा जो तस्वीरें भेजता है उनमें ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर तक का ही रास्ता बनाया जा सकता है। इसलिए एक बार में रोवर चांद की सतह पर मैक्सिमम 5 मीटर ही चल सकता है।
चांद पर मौजूद चंद्रयान 3 चांद पर कुल 14 दिन ही रहेगा। 14 दिन बाद चांद पर रात हो जाएगी, जो अगले 14 दिनों तक रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या रात को लैंडर और रोवर पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे, या वो चांद की सतह पर 14 रातों में भी सक्रिय रहेंगे। चांद पर 23 अगस्त को सूरज उगा था, जो 6 सितंबर तक ढल जाएगा। रात होने पर लैंडर और रोवर एक तरह से डेड हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स के जरिए सूरज की रोशनी से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन जब सूरज डूब जाएगा तो ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाएगा और दोनों काम करना बंद कर देंगे। लैंडर और रोवर के लिए दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि रात होने पर चांद पर तापमान -133 डिग्री तक चला जाएगा। इस बर्फीली सर्दी में भी लैंडर और रोवर के उपकरणों के काम में बाधा आएगी। जबकि टेम्परेचर -120 से -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, उसमें ऐसी संभावना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मुसीबतें आ सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों को ये भी उम्मीद है कि दोबारा सूरज निकलने के बाद विक्रम और लैंडर रिएक्टिव हो सकते हैं। दोबारा सौर ऊर्जा से उन्हें जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। अभी कुछ कह नहीं सकते, वो करने पे ही पता लगेगा कि कितना हम सक्सेसफुल होते हैं, सफल हो पाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसरो के वैज्ञानिकों के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाने का प्लान पूछा। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर भी सवाल पूछे और सरकार से रोड मैप मांगा। मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सब्सिडी के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए तक सस्ता होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले की जानकारी देते हुए इसे रक्षाबंधन और ओणम का तोहफा बताया। आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया। दक्षिण भारत में ओणम का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सभी मंदिरों में खास सजावट की गई है। मुंबई के वर्धा से आए किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। फसल की कम कीमत मिलने से नाराज किसानों ने मंत्रालय की छत से कूदने की कोशिश की। हालात ऐसे रहे कि पुलिस को नीचे जाली लगाकर किसानों को रोकना पड़ा। रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर केंद्र सरकार ने देशवासियों को महंगाई से बड़ी राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भारी कटौती की है, जिसकी नई कीमत 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में अब 200 रुपए की कटौती होगी। इसका फायदा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं को भी होगा। 200 रुपए की इस कटौती से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीधे तौर पर 400 रुपए का फायदा होगा, जबकि आम उपभोक्ताओं के लिए हर सिलेंडर पर यह राहत 200 रुपए की होगी। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में 1103 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब 903 रुपए में मिलेगा, जबकि मुंबई में 902 रुपए 50 पैसे में मिलने वाला सिलेंडर जो है वो 900 रुपए का मिलेगा, माफ कीजिए, और कोलकाता में 929 रुपए में, पटना में 1001 रुपए में अब ये सिलेंडर मिलेगा। घरेलू गैस के दामों में राहत देने के साथ ही सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शंस भी बांटेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। G20 समिट शुरू होने से पहले चीन ने एक बार फिर ऐसी हरकत की है जिससे भारत के साथ रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक नक्शा जारी किया गया है। झेजियांग प्रांत की डेकिंग काउंटी में जारी किए गए इस नक्शे के जरिए चीन की सरकार ने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपना क्षेत्र बताया। शी जिनपिंग का ये निर्णय जो भारत विरोधी निर्णय है वो चीन की आवाम का ध्यान भटाने की भी कोशिश हो सकती है। ऐसा करके चीन बार बार सीमा पे भी विवाद करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे विवाद करता है। कई बार वो पहले भी इस तरीके से विवादित मानचित्र जारी कर चुका है। जिस तरह से ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता से इनकार किया, जिस तरह भारत G20 देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और जिस तरह भारत तरक्की कर रहा है, उससे चीन बौखलाया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपना हिस्सा बताना इसी बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने वाला चीन का प्रोपेगेंडा मिशन सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित हो। चीन ने जो नया नक्शा जारी किया है उसमें दूसरे देशों को भी अपना हिस्सा बताया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नए नक्शे में भारत के हिस्सों के अलावा चीन ने ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को भी चीनी क्षेत्र में शामिल किया है। मैप में चीन ने 9 डैश लाइन पर अपना दावा पेश किया। उसने साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से पर दावा पेश किया है, लेकिन इसके पीछे कई वजहें हैं, जैसे चीन की गिरती अर्थव्यवस्था और शी जिनपिंग की घटती लोकप्रियता। जिस तरीके से चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ भी आवाज उठ रही है, चीन की अर्थव्यवस्था अपने सबसे न्यूनतम स्तर पे है। हालांकि सवाल ये है कि गलत नक्शा जारी कर क्या शी जिनपिंग अपनी साख को मजबूत करने के साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर पाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश पहले से ही चीन के खिलाफ एकजुट होकर उसे टारगेट कर रहे हैं, जबकि बार बार गलत नक्शा जारी करने के साथ LAC पर तनाव से उसने भारत को भी अपने विरुद्ध कर दिया है। इसी साल अप्रैल में एक तरफा तरीके से 11 भारतीय जगहों का नाम बदलना हो या फिर 2017 और 2021 में भारतीय इलाकों पर अपना दावा ठोकना, चीन ने ऐसी हरकतों से उस भारत को अपना दुश्मन बना लिया है जिसके साथ की जा रही तिजारत से वो अपने लोगों का पेट भर रहा है। चीन का अरुणाचल प्रदेश पे या अस्काई चीन के ऊपर कोई अख्तियार नहीं। ये ऐतिहासिक तौर के से बिल्कुल ही एक गलत प्रवृत्ति है जो चीन दशकों से चलाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चीन की आलोचना की, तो वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। अभी ब्रिक्स में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं, गले लगाए हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद ये चाइना का मैप आता है तो ये सवाल जो है उनको पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है? हमको हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर। चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाकों को अपना बताते हुए नया नक्शा जारी किया, तो वहीं चीनी सेना ने अपने प्रोपेगेंडा मिशन के तहत एक वीडियो भी जारी कर दिया, जिसमें बॉर्डर फेंसिंग तोड़ने वाले बमों और सरहदी इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल फायरिंग के जरिए चीन की फौज ने अपनी ताकत की नुमाइश की। बीजेपी ने चीन की इन तमाम हरकतों की आलोचना की और कहा कि देशवासियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है, महफूज हाथों में है, इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी गलत नक्शा जारी करने के लिए चीन को आड़े हाथों लिया। जिन इलाकों की आज वो बात कर रहे हैं वो पूरा दुनिया मानती है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। चीन के पास न कोई अधिकार है इस बात को करने का, और उनकी मंशा इस बात से साफ साफ दिखती है कि हमेशा कोशिश करेंगे कि इस विवाद को कभी सुलझने न दे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन से पहले एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, जिसका असल मकसद शी जिनपिंग की घटती लोकप्रियता में इजाफा करना है। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की दिल्ली में होने वाली बैठक से ठीक पहले चीन और पाकिस्तान ने एशिया की शांत फिजाओं को अपने जंगी फितूर से अशांत करने की साजिश रची है। इस साजिश के तहत भारत के दोनों दुश्मन मुल्कों की वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। शाहीन 10 नाम का ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान में हो रहा है, जहां चीन की वायुसेना अपने सदाबहार दोस्त के साथ मिलकर भारत को काउंटर करने की तैयारी कर रही है। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान और चीन की वायुसेनाएं संयुक्त हवाई रक्षा, संयुक्त जवाबी कार्रवाई और संयुक्त रूप से कब्जा और कंट्रोल करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। दोनों देशों ने पहली बार इस तरह का युद्धाभ्यास 2011 में किया था। लिहाजा रक्षा जानकारों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाएं भारत को लक्ष्य करके ये अभ्यास कर रही हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं। ऐसे में समिट के लिए बाइडेन के एजेंडे में कौन कौन से मुद्दे होंगे, चलिए अब आपको हम इसकी जानकारी दे देते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 के मंच पर रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को कम करने पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वो वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए कई संयुक्त प्रयासों पर भी अपनी राय रखेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से निपटने पर भी चर्चा करेंगे। वो IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधार पर जोर देंगे ताकि विकासशील देशों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। G20 समिट में बाइडेन गरीबी से बेहतरी ढंग से लड़ने के उपायों पर भी चर्चा कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि बाइडेन G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करेंगे। बिहार में जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा बदले जाने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसे कुछ ही घंटे बाद वापस ले लिया गया और फिर पहले हलफनामे के पैरा 5 को हटाते हुए दूसरा हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें ये कहा गया कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था और नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया है। केंद्र सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के मुताबिक SC, ST, SEBC और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है, जबकि केंद्र सरकार ने पहले हलफनामे के पैरा 5 में लिखा था कि जनगणना एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को जनगणना या इससे मिलती जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। लेकिन केंद्र के नए हलफनामे से अब ये साफ हो गया कि राज्य जातीय सर्वे या उससे जुड़े आंकड़े जुटा सकते हैं। और इसी बात को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार में JDU RJD ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और दावा किया उन्होंने हमेशा सिर्फ सर्वे की बात की है और कभी भी जनगणना कराने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि वो केंद्र सरकार का अधिकार है। JDU ने आरोप लगाया कि केंद्र ने बिहार सरकार के काम को रोकने के लिए साजिश रची। अपने केंद्र सरकार गृह मंत्रालय सामने आके कूद गई है और घबराहट, बेचैनी, बदहवासी का आलम यह है कि अभी शपथ पत्र दायर होता है, 2 घंटे में फिर उसमें संशोधन हो जाता है, वो भी अर्थहीन। तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी चाहती ही नहीं कि जातिगत जनगणना हो। आप बताइए, रात भर में एफिडेविट भी बदल दिया जाता है, यानी ये साफ दिखाता है कि बीजेपी डरी हुई है और कभी भी नहीं चाहते थे कि जातीय आधारित जो है गणना हो। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि वो जातीय गणना के विरोध में नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में, जातीय सर्वे के हम पक्ष में और हम ही लोगों की सरकार भी ये निर्णय हुआ कि बिहार में जातीय सर्वे कराया जाना चाहिए। इससे पहले बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में दावा किया था कि ये जनगणना नहीं बल्कि सर्वे है, जिसके बाद ही पटना हाईकोर्ट ने सर्वे कराने को हरी झंडी दे दी थी। जातीय जनगणना के पक्ष में आवाज उठाने वाले लोगों का दावा है कि इससे जमीनी स्तर पर विकास की योजनाओं में मदद मिलेगी, जबकि इसका विरोध करने वालों के मुताबिक जातीय जनगणना की वजह से समाज में बिखराव होगा। जनगणना और जातीय गणना के इतिहास की बात कर लेते हैं और हम आपको बता दें कि भारत में 1872 में अंग्रेजों के शासन के दौरान वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के समय पहली बार जनगणना कराई गई थी, लेकिन 10 साल के नियमित अंतराल पर इस प्रक्रिया को अमल में लाने का काम 1881 में लॉर्ड रिपन के दौर में शुरू हुआ। अंग्रेजी सरकार के समय 1931 और 1941 में जातीय जनगणना भी कराई गई, जिसमें 1931 की जातीय जनगणना की रिपोर्ट को तो सार्वजनिक भी किया गया, लेकिन 1941 वाली रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई, जिसमें जातीय जनगणना को शामिल नहीं किया गया। आजादी के करीब 63 साल बाद बीजेपी के नेता रहे गोपीनाथ मुंडे ने जातीय जनगणना पर बल दिया, लेकिन 2011 में UPA 2 के शासन में इसे शामिल नहीं किया गया और पूर्व की व्यवस्था को ही अमल में लाया गया। इसके बाद 2021 में बीजेपी की अगुवाई वाली NDA की सरकार में जनगणना की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये पूरा मामला टल गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बाद दिल्ली में भी एक महिला टीचर के धार्मिक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे पर धार्मिक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि टीचर ने बंटवारे का मुद्दा उठाते हुए एक बच्चे को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे दी। शिकायत के बाद पुलिस ने टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा से 51 लाख की ठगी की गई। दीपक शर्मा के मुताबिक हेल्थ सप्लीमेंट में निवेश करने और सप्लीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का झांसा देकर उनसे 51 लाख रुपए लूट लिए गए। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने अपने वकील AP सिंह को आज राखी बांधी। सीमा हैदर ने कहा कि AP सिंह के रूप में उन्हें हिंदुस्तान में भाई मिल गया है। वहीं AP सिंह ने सीमा के लिए केस जीतने की बात कही। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में असला बारूद बरामद किया है।
हथियारों की खेप में पेन पिस्टल भी शामिल थी, जिसकी मदद से आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। नाचते गाते काम करते और एक्सरसाइज करते लोगों को अचानक दिल का दौरा पड़ने और इससे मौत की खबरें रोजाना सामने आ रही हैं। ऐसे में हरियाणा से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। हरियाणा में हार्ट अटैक से रोजाना औसतन 33 लोगों की जान जा रही है। इस तरह राज्य में हर महीने हार्ट अटैक से करीब 1000 लोगों की मौत हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 31 जुलाई तक हरियाणा में हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से 7026 लोगों की मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये जानकारी विधानसभा में साझा की। विधानसभा में मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ यानी MCCD की रिपोर्ट भी चर्चा में आई, जिसके मुताबिक एक्यूट रूमेटिक बुखार और क्रोनिक रूमेटिक हृदय रोग की वजह से राज्य के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर समेत कई तरह के अन्य हृदय रोग भी हार्ट फेलियर के कारण बन रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज राहत और फिर जोर का झटका दोनों एक साथ लगा। इसके लिए खुशखबरी तब आई जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी और उन्हें जमानत देते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। तोशाखाना मामले में इमरान खान को निचली अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। वो पिछले 25 दिनों से पाकिस्तान के पंजाब राज्य की अटक जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद की बेंच ने कहा कि निचली अदालत ने जो किया वो गलत था। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान की संसद के स्पीकर ने चुनाव आयोग को जाँच के आदेश दिए थे। जाँच के बाद चुनाव आयोग ने इमरान के खिलाफ इस्लामाबाद की कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। लेकिन इमरान खान की खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाई। जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से रिहा नहीं होंगे। इससे पहले कि रिहाई का ऑर्डर जेल पहुंचता, उनको हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का ऑर्डर जारी कर दिया। इस बार इमरान खान को साइफर गेट स्कैंडल यानी सीक्रेट लेटर चोरी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकरोधी स्पेशल कोर्ट नंबर 1 के जज ने ऑर्डर पास करते हुए 30 अगस्त को इमरान खान को कोर्ट में पेश होने को कहा। इमरान खान अब 30 तारीख को इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाई गई है, उसके अमेंडमेंट के तहत बनाई गई है, उनमें उनको पेश किया जाएगा और फिर उनकी बेल प्लीड की जाएगी। इमरान खान के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिहाई के फैसले का जश्न मना ही रहे थे कि उन्हें ये शॉकिंग न्यूज मिली। He is illegally being detained. No spokesperson said that he has been arrested. Today we are expecting Imran Khan to walk free. I think so. Right. You're very hopeful. Yeah, I'm very, very hopeful. And in case I'm very excited. If he doesn't walk free, then you come back to the courts? Yes, we will come back to the court. बीते शनिवार को पाकिस्तान की जांच एजेंसी FIA ने इमरान खान से अटक जेल में साइफर मामले को लेकर पूछताछ की थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अगर इमरान खान दोषी पाए गए तो उन्हें 14 साल तक की सजा या फिर फांसी तक हो सकती है। साइफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज से संबंधित है जो कथित तौर पर इमरान के पास से गायब हो गया था। इमरान की पार्टी PTI का आरोप है कि इसमें अमेरिका की ओर से इमरान को सत्ता से बाहर करने की धमकी दी गई थी। साइफर किसी देश के दूतावास की तरफ से अपने देश को भेजा जाने वाला वो संदेश होता है जिसमें दोनों देशों के राजनयिकों या अधिकारियों के बीच बातचीत की तफसील होती है। ये बातचीत कोड वर्ड्स में होती है जिसे डिकोड कर उसका अनुवाद किया जाता है। प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान इमरान खान ने अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद से अमेरिका की पाकिस्तान को लेकर क्या सोच है, इस बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में असद मजीद ने साइफर लिखा था। इसमें अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी डोनाल्ड लू और अमेरिका में तब के पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद के बीच की बातचीत की तफसील थी। इस साइफर में लिखी कुछ बातें मीडिया में लीक भी हो गई थी, जैसे यूक्रेन मसले पर पाकिस्तान की नीति से अमेरिका में बहुत नाराजगी है। व्हाइट हाउस को लगता है कि इमरान सरकार के रहते पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते। अगर इमरान खान को अविश्वास मत में हरा दिया जाए तो अमेरिका पाकिस्तान की इन गलतियों को माफ कर देगा, वरना आगे का वक्त बहुत मुश्किल भरा होगा। IMF भी पाकिस्तान सरकार से खुश नहीं था। इस साइफर का ब्यौरा छपने के बाद आरोप लगे कि उसे इमरान खान ने ही लीक किया था। इमरान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। दोषी पाए जाने पर इमरान खान को 14 साल तक की सजा या फांसी तक हो सकती है। पहले बेल फिर गिरफ्तारी। हम आपको बता दें कि अपनी सरकार के गिरने से ठीक पहले इमरान खान ने मार्च 2022 में फैजाबाद की रैली में एक पर्ची निकालकर दावा किया था कि उनको एक साइफर मिला है जिसमें उनकी सरकार को गिराने की कोशिश के पीछे अमेरिकी साजिश का खुलासा हुआ है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास
जो ये खत है, ये सबूत है। इसके बाद अप्रैल में सरकार गिरने के बाद भी इमरान खान ने इस खत यानी साइफर का अपनी हर रैली में जिक्र किया और जमकर अमेरिका पर उनकी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। किसी आजाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। इमरान खान का सीक्रेट साइफर को सार्वजनिक करना आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराध माना गया और इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे आजम खान साइफर मामले में सरकारी गवाह बने। हालांकि इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि वे साइफर को प्रधानमंत्री कार्यालय में ही छोड़ आए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान के राजनीतिक करियर और उनकी पार्टी पीटीआई को खत्म करने का पूरा मन बना लिया था। इसलिए पाकिस्तान की संसद ने हाल ही में सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में संशोधन किया है। इसके मुताबिक देश से जुड़े किसी गोपनीय कागजात के जरिए पाकिस्तान या पाकिस्तान की सेना को बदनाम करने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान है। जाहिर है कि ये संशोधन साइफर मामले में इमरान खान पर शिकंजा कसने के मकसद से किया गया। अब FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की आतंकवाद निरोधक शाखा साइफर लीक मामले की जांच कर रही है। शनिवार को अटक जेल में 1 घंटे तक चली इस पूछताछ में इमरान खान ने FIA को बताया कि उन्हें ठीक याद नहीं है कि साइफर कहां रखा था और वो गुम हो गया है। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के जवाब में एनडीए ने भी मुंबई में उच्च स्तरीय बैठक करने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पक्षों ने कमर कस ली है। एक तरफ INDIA गठबंधन की बैठक होगी तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के नए साथी अजित पवार सहयोगी पार्टी शिवसेना और बीजेपी के साथ खास बैठक में शामिल होंगे। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत अपने एक बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी गोधरा जैसा कांड करा सकती है। राउत ने कहा, राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त राम भक्तों की ट्रेन पर पथराव भी हो सकता है। इंडियाच्या बैठकीत याच्यावर चर्चा होईल आणि जनतेला येईल, पण आम्ही सावध। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर आम चुनाव समय से पहले होने की आशंका जताई है। नीतीश ने कहा कि सरकार डरी हुई है और इसी वजह से चुनाव जल्दी करवाना चाहती है। ऐसे में विपक्ष का एकजुट रहना जरूरी है, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोकसभा चुनाव जल्दी होने की संभावना जताई है। सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए सारे हेलीकॉप्टर बुक करवा लिए हैं और दिसंबर में ही चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया और सत्ता पक्ष के गठबंधन एनडीए के बीच लड़ाई तेज हो गई है। दोनों गुटों की मुंबई में बैठक होने वाली है। हम आपको बताते हैं कि विपक्षी दलों की बैठक में किस किस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बैठक में गठबंधन के लोगों पर चर्चा के बाद उसका अनावरण हो सकता है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन का हेडक्वार्टर बनाने को लेकर प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में गठबंधन के संयोजक या चेयरपर्सन पद के प्रस्ताव पर भी मंथन होगा। समन्वय समिति के गठन को अंतिम रूप देने पर विपक्षी दल चर्चा करेंगे। बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इंडिया गठबंधन के विस्तार को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। आपस में सीट शेयरिंग को लेकर भी विपक्षी दल के बीच अहम चर्चा हो सकती है। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए पटना से मुंबई रवाना होने से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। कांग्रेस ने 2024 में प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर होमवर्क शुरू भी कर दिया गया है, जिसमें फूलपुर को पहले स्थान पर रखा गया है, जहां से कांग्रेस का गहरा नाता रहा है और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके बाद प्रयागराज को दूसरे, वाराणसी को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि यूपी की अन्य 2 सीटों का भी विकल्प ढूंढा जा रहा है। इन 5 सीटों का पूरा डेटा तैयार कर केंद्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा, जिसमें जीतने की गुंजाइश अधिक होने की वजह भी बताई जाएगी। इसके लिए संबंधित सीटों का पार्टी सर्वे भी कराएगी। ये भी खबर है कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और
जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की यूपी में करीब 3 जनसभाएं होंगी। साथ ही तारिक अनवर को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मेगा प्लान बनाने में जुटी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसी आंकड़े को बरकरार रखने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार अपने 12 सांसदों के टिकट काट सकती है। इसमें 1 या 2 सांसदों को विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया जा सकता है। एक सांसद को उम्र की वजह से जबकि एक सांसद को विवादित बयान देने की वजह से हटाया जा सकता है। इनकी जगह पर पार्टी नए और युवा चेहरों को मैदान में उतार सकती है। सभी सांसदों को फिलहाल अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही पार्टी के रणनीतिकार जीत और हार को लेकर सर्वे और सर्वेक्षण भी करवा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 127 मौजूदा विधायकों में से 60 विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। ये वो विधायक होंगे जिनकी लोकप्रियता जनता के बीच काफी कम हो रही है। बीजेपी की कोशिश होगी कि जीतने की क्षमता के आधार पर ही टिकट दिया जाए। ये भी खबर है कि सिंधिया के साथ बीजेपी में आए अधिकतर विधायकों को टिकट दिया जा सकता है। माफ कीजिए। झांसी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी हॉकी खेलते नजर आए। सीएम योगी यहां मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ बच्चों से मुलाकात की, जिसके बाद वो हॉकी पर अपना हाथ आजमाते नजर आए। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने एक बयान की वजह से फिर सुर्खियों में आ गए हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उनके साथ खड़े साधु का फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुनकर वरुण गांधी साधु से मजाक करने लगे। महाराज जी दे दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो, कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो। इंदौर में एक हत्यारोपी का जेल से रिहा होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक इंदौर की सेंट्रल जेल में पिछले 20 सालों से सजा काट रहा था। हालांकि रिहाई के इस वीडियो ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। G20 समिट के मद्देनजर आज दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वाड ने खास ट्रेनिंग की। G20 मीटिंग के दौरान डॉग स्क्वाड यूनिट कार्यक्रम स्थल के पास तैनात रहेगी। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने नेवी को अलर्ट करते हुए किसी भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा। इसके साथ ही किम जोंग ने कोरियाई प्रायद्वीप में अस्थिरता के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया गैंग बनाकर हमले की साजिश रच रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन नेवी डे के मौके पर नेवल कमांड पहुंचे। इस दौरान किम की बेटी भी उनके साथ थी। नेवी हेडक्वार्टर पर किम ने अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद किम जोंग का भाषण शुरू हुआ, जिसमें किम ने इशारों में अमेरिका को ये बता दिया कि वो किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। किम ने कहा कि नॉर्थ कोरिया की नेवी को किसी भी हमले के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका और दूसरे देशों के उकसावे वाले रवैये की वजह से कोरियाई प्रायद्वीप के पास का जल क्षेत्र परमाणु युद्ध के खतरे वाले दुनिया के सबसे खतरनाक जल क्षेत्र में तब्दील हो गया है। इसके साथ ही किम ने ये भी कहा कि युद्ध में काम आने वाले परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने के सरकार के फैसले के तहत देश की सभी सैन्य इकाइयों को नए हथियार दिए जाएंगे। उत्तर कोरिया ने हाल के वर्षों में नेवी डे पर कोई बड़ा आयोजन नहीं किया था, लेकिन अगस्त की शुरुआत में किम जोंग शिप से मिसाइल लॉन्चिंग देखने एक नौसेना अड्डे पर पहुंचे थे। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान अचानक आग लग गई और संतुलन खोने के बाद वो गोल गोल घूमता हुआ तेजी से नीचे आ गिरा, जहां रिहायशी इलाका था। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। अमेरिका के फ्लोरिडा में उड़ान के दौरान एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर रिहायशी इलाके के ऊपर उड़ रहा था। तस्वीरों में दिखा कि उड़ते उड़ते अचानक हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की टेल मुड़ गई और संतुलन बिगड़ता चला गया। तस्वीरों में दिखा कि हेलीकॉप्टर किसी आग के गोले में तब्दील हो गया है। क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर नीचे बनी एक रिहायशी इमारत पर जा गिरा, जिससे मकान की छत टूट गई और उसमें भयंकर आग लग गई। मरने वालों में एक फायर फाइटर कैप्टन जो हेलीकॉप्टर में सवार थे और एक महिला शामिल है जो क्रैश के दौरान हेलीकॉप्टर की चपेट में आ गई। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि उड़ान के वक्त ऐसी क्या खराबी आई जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया।